स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है विच मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3। जहाँ तक पार्ट 1 की बात है और पार्ट 2 की बात है, तो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि किसी प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स थे जो हमें जाने थे, है ना। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, जिसका हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था। आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, विच मीन्स अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी हमें वही सब पढ़ना है जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ी है। इसमें एक और भी एक्सप्रेशन आ जाता है आपका टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। वहां हमने पढ़ा था टाइम ऑफ लाइट, तो यहां भी हमें टाइम ऑफ लाइट पढ़ना है, बट यहाँ टाइम ऑफ लाइट से पहले एक और भी हमारा एक क्वांटिटी आता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। एंड यहाँ भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसका हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और यहाँ भी हमें एक प्रूफ करना है जो पहले हमने कर चुका ऑलरेडी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोला। कभी कभी इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही कहूंगा। आपको ये समझना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने जो हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रूव किया था, उसमें हमने प्रूव किया था जो हमारा इक्वेशन आया था y इज इक्वल्स टू kx²। यहाँ पे क्या आता है वो हम देखते हैं। फिलहाल सबसे पहले हमें डायग्राम बना के समझना पड़ेगा कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे एंगल थीटा से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोजेक्टाइल, a projectile is fired at an angle theta from the horizontal। हम हॉरिजॉन्टल से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे या फायर करेंगे, तो उसका पाथ कैसा होगा ये हम देखते हैं पहले। तो दिस इज आवर ऑरिजिन। हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया ओ पॉइंट से, और फाइनली ये किसी पॉइंट बी ए से होता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, विच मीन्स आवर ट्रेजेक्ट्री इज ओ ए बी, विच इज पैराबोलिक। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास है वो आप देख सकते हैं। हमने इसे प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, कितने वेलोसिटी के साथ? तो आंसर है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u। और वेक्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर ये हमारा u है और ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। एंड व्हाट इज आवर वर्टिकल कंपोनेंट? u sin थीटा। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, तो हमने इसके टुकड़े कर दिए वन डायमेंशन में। पहला हमारा हो गया u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा हमारा हो गया u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी पल प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पर पहुंच जाता है। अगर ये पॉइंट P पर पहुंच जाता है, तो आप यहां देख सकते हैं कि पॉइंट P पर अगर ये पहुंचता है तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है और एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा है x और ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है y। इसलिए इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा xy, है ना।
इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई। यहां पर भी हमारे पास एक वेलोसिटी है, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दिया है तो इसके पास भी वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। मैं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है Vx, और Vx जो होगा वो हमेशा ऑलवेज u cos थीटा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी, ये आपको एकदम विशेष ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ये कभी चेंज नहीं होता है, ये ऑलवेज u cos थीटा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म ही रहता है। तो Vx आपका u cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट हमारे पास है u sin थीटा वर्टिकल, तो मैं यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट बना देता हूं। दिस इज आवर वर्टिकल कंपोनेंट Vy, ओके, और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो है xy, है ना। तो फिर से हमारे पास Vx and Vy है। Vx is what? Vx is horizontal component of the velocity, and what is Vy? Vertical component of the velocity at point P। और ये Vx और Vy हमें हेल्प करेगा जब हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। फिलहाल और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट है प्रोजेक्टाइल का, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। हाइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को मैं h मैक्स से इंडिकेट करूंगा। दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट OAB, इसलिए हम इसका नाम C रख देते हैं। AC इज आवर मैक्सिमम हाइट, ओके। व्हाट इज OB? OB जो आपने पहले ही पढ़ा है, OB हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। OB इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड OAB क्या है? तो ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, ओके। तो फिर से हमारे पास क्या है? स्टार्ट में हमने इसे एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया u, इस u के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ये हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया मैक्सिमम हाइट, दैट इज h max। OB is what? OB is the horizontal distance traveled by the projectile, इसलिए इसका नाम हो गया आपका horizontal range। इसको हम कहते हैं horizontal range। This is our horizontal range, okay। अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे मैंने कहा था आपको कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहां भी लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जब तक बॉडी हवा में रहता है। तो जो समय किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने हवा में बिताए, हवा में व्यतीत किया, वो वाला टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैं बताना चाहूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, जिसका डेफिनेशन मैं आगे देता हूं जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मींस, इसको दो तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया सकता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोला। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आपको प्रूव करना होता है। तो यहां पे भी हमारे पास वही है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर, है ना, an object is projected at an angle theta from the horizontal with initial velocity u, which has two rectangular component. First one is u cos theta, vertical component of the velocity, and second one is u cos theta, horizontal component of the velocity, and u sin theta, vertical component of the velocity. तो हम इसका यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम निकालते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम उसके दो टुकड़े करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो
तो अगर मैं बात करूं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास फिर से हम अगेन वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ओके, अब यहां पे sx क्या है? sx हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ux व्हाट इज ux? ux इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो sx की हम बात करेंगे तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो sx को हम ले सकते हैं x, पॉइंट P की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट P पे आप देख सकते हैं कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया है प्रोजेक्टाइल ने और ये y डिस्टेंस, और चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं तो sx इज इक्वल्स टू x। ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा, तो u cos थीटा into t plus half ax. ax is what? ax is acceleration in the horizontal direction, और चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 0 इंटू टी स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिंस ax इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है u cos थीटा इंटू t, और हम यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये जो t की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू u cos थीटा, ये हमने हॉरिजॉन्टल मोशन से निकाला, और मैंने पहले भी कहा था कि हॉरिजॉन्टल मोशन अगर p की मैं बात करूं तो p का जो डिस्टेंस x है या फिर वर्टिकल डिस्टेंस y है उसके लिए टाइम सेम लगता है। टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन इज ऑलवेज सेम। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाला हॉरिजॉन्टल मोशन से t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, ये हम जाके जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो जब वहां पे टाइम का हमारे पास t आएगा, है ना, तो वहां पे t इज इक्वल्स टू हम x इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा पुट करेंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है जिसके लिए हमने t फाइंड आउट कर लिया। अब मैं बात करूंगा वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन में हम ये वैल्यू डालेंगे, तो वर्टिकल मोशन कैसे होगा? अगर आपको ये इक्वेशन अगर आपको समझ के इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वर्टिकल मोशन की। ओके, वर्टिकल मोशन में क्या होगा? वर्टिकल मोशन फॉर वर्टिकल मोशन, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो अगेन हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, सिंस वी हैव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहां से आया ये? दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप कह सकते हैं। मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं यहां sy लिखूंगा। sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ओके, तो यहां से sy विच मींस वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वर्टिकल में डिस्टेंस ट्रेवल किया है y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू uy आपका यहां पे है u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ay इज व्हाट? एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर, तो ऊपर के लिए ये जो ay है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है। जब उसको हम अपवर्ड मोशन के लिए g नेगेटिव एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन ये पॉजिटिव होता है, तो चूंकि अपवर्ड मोशन है यहाँ पे तो ay को हम लिखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और आप यहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे t आ गया है हमारा, यहाँ पे t है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो t की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन 1 से हम पुट कर सकते हैं। अगर t की वैल्यू हम पुट कर दें तो y की वैल्यू हो जाती है
u साइन थीटा। t हमारे पास क्या था? t था x अपॉन u कॉस थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। अब इस इक्वेशन को हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूं। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये u कॉस थीटा है, ये u साइन थीटा है, तो ये u और u ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाती है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ g, और ये हो जाता है आपका x अपॉन यू कॉस का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Therefore y is equals to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta। और आप यहां पे देख सकते हैं कि फॉर अ गिवन एंगल एंड फॉर गिवन वेलोसिटी tan थीटा, अगर हमने थीटा 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, सपोज 60 से भी कर सकते हैं, 45 से भी, 75 से भी, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो अगर फॉर ए पर्टिकुलर एंगल tan थीटा तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, जी तो हमें कांस्टेंट लेना ही, ये हमारा एजम्पशन है। यू स्क्वायर फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारा u भी कांस्टेंट होगा, एंड इफ थीटा इज कांस्टेंट देन cos स्क्वायर थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। तो फाइनली अगर मैं इसको भी कांस्टेंट बोल दूं और मैं हाफ g अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को भी कांस्टेंट बोल दूं, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि P इज इक्वल्स टू tan थीटा और ये आपका एक कांस्टेंट है, एंड Q इज इक्वल्स टू हाफ G अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो यहां पे आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करना चाहूंगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो वापस से पॉज करके इसको कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर। ओके, y is equals to px minus qx square, and again this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. The above equation is called equation of trajectory, which is a quadratic equation, so the path of projectile is parabolic in nature। तो ये जो पाथ हमारा है, ये वापस से प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ये पैराबोलिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको कि P यहाँ पे कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। P की वैल्यू आपकी tan थीटा है और Q की वैल्यू आपकी हाफ G अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, क्योंकि फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारा tan थीटा कांस्टेंट होगा, G कांस्टेंट है ही आपका, 2B कांस्टेंट है, U फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन U कांस्टेंट, and if theta is constant then cos square theta is also constant। तो ये पूरा tan थीटा कांस्टेंट हो जाता है और हाफ G अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हमने एक को P माना है और एक को Q माना है। तो ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये बन जाता है
y is equals to px minus qs square. This is a quadratic equation which is called equation of trajectory. Okay, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का वैल्यू निकल जाता है. ओके, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर derive the expression for equation of trajectory in case of oblique projectile motion or if a projectile is fired at an angle theta from the horizontal. Okay, now अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको फिर से नोट डाउन करते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे इसमें बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जिसको हमें जानना है. जैसे यहां पे मैंने आपसे कहा कि दिस इज व्हाट AC इज मैक्सिमम हाइट H max. तो ये जो H max की वैल्यू ये कितनी होगी? अच्छा, हाइट, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो अगला एक्सप्रेशन हमारा यही है कि हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट विच मीन्स टाइम, हम ये जो फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए. तो अगला हमारा एक्सप्रेशन होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. ये टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बहुत एकदम सिंपल है और आप पहले भी समझ चुके हैं कि चूंकि हमें मैक्सिमम हाइट पे जाना है और हाइट जो है वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आता है, y एक्सिस के लिए है. तो हम यहाँ पे जो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और एक वर्टिकल मोशन के लिए. तो हाइट के लिए हम वर्टिकल मोशन यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर वर्टिकल मोशन, हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं. और अगेन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो हम यूज करने वाले हैं v is equals to u plus at. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 ऑफ काइनेमेटिक्स. आप पढ़े, आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. और चूंकि मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां vy is equals to uy plus ay एट विच इज t. मैं यहां t लिख रहा हूं और चूंकि ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है तो मैं इसको tm कर देता हूं, है ना. tm मींस टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. अब बात यहां पे ये है कि ये vy की वैल्यू कितनी है, uy की वैल्यू कितनी है, ay की वैल्यू कितनी है. तो by आपका जो है, ये जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो ये मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वो बॉडी वहां पे रुक जाता है और वहां पे बॉडी रुकने के बाद वो वापस नीचे आता है, विच मीन्स मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. तो vy को हम, जैसे आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहां आने के बाद ये वेलोसिटी 0 होता है और ये वापस फिर नीचे गिरना शुरू होता है. तो vy आपका यहाँ पे 0 हो जाता है. तो इसको हम लिखेंगे 0. ui हमें ऑलरेडी पता है, ui जो हमारे पास है वो है u sin थीटा. ay वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये माइनस g हो जाएगा. और ये tm है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ay इज इक्वल्स टू माइनस g. तो इक्वेशन क्या बना, ये माइनस इधर आ जाता है तो प्लस हो जाता है, u sin थीटा, है ना, और इज इक्वल्स टू gtm. ओके, u sin थीटा इज इक्वल्स टू gtm. देयरफॉर, है ना, ये माइनस gtm था और ये जब इधर आता है तो ये प्लस gtm हो जाता है. तो यहाँ पे u sin थीटा इज इक्वल्स टू gtm हो जाता है. व्हाट इज tm? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो tm की वैल्यू हमें मिल जाती है u sin थीटा अपॉन g. दिस इज आवर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. ये हमने इसका जो डेरिवेशन था किसका, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसका हमने कर लिया tm इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g. ये हमारा निकल गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. ओके, तो इसको वापस से आप नोट डाउन कर सकते हैं. फिर से मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा था क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना था. ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये y एक्सिस दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा. तो हम वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन यूज करेंगे और वहां से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at. और यहां से हम निकाल लेते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. नाउ इसको अगर आपको लिखना है तो फिर से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. और इसके बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रोजेक्टाइल जितना वक्त हवा में
व्यतीत करता है, जितना वक्त हवा में बिताता है, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम टीएफ से इंडिकेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को टीएफ। और इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, it is the time taken by the projectile from the instant it is projected from the instant it is projected till it reaches the point in the horizontal plane of its projection, है ना। तो क्या डेफिनेशन हो गया इसका डेफिनेशन हो गया आपका, it is the time taken by the projectile from the instant it is projected till it reaches the point in the horizontal plane of its projection, यानी कि जहां से आपने फेंका था, है ना, इसी प्लेन पे ये वापस आके गिरती है किसी पॉइंट पर। तो ये जो समय प्रोजेक्टाइल जो समय हवा में व्यतीत करता है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका इक्वेशन हम बहुत इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है। अगेन हम वर्टिकल मोशन की चर्चा करेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास अगेन इक्वेशन है, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास ऑलरेडी है। और अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो ये हो जाता है आपका sy इज इक्वल्स टू uit प्लस हाफ ay स्क्वायर। और वर्टिकल मोशन में आप जानते हैं sy कितना है, तो sy आपके पास, चूंकि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूं, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था अपने ओरिजिन से और वापस ये गिरता है उसी प्लेन पे, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होता है, ये तो आपका मैक्सिमम हाइट था, लेकिन यहां से जब मैंने फेंका यहाँ गिर गया है, तो इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है? वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 0 क्यों हो गया? क्योंकि आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था और ये यहां गिरा, विच मीन्स जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे भी 0 होगा, सॉरी इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि ये ग्राउंड से हमने फेंका था और ये ग्राउंड पे ही गिरा, तो जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ये 0 हो जाता है। uy हमारे पास u sin थीटा है, और चूंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तो इस t को हम लिखेंगे tf। ओके, यहां पे चूंकि ay आपका फिर से वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए ये फिर से माइनस जी होगा। तो ये प्लस की जगह पे हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, हाफ जी, और ये tf है ना, t के प्लेस पे हम tf लिखेंगे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें इसको, तो ये फिर से माइनस है ना, इधर अगर प्लस हो जाता है तो ये हो जाता है आपका u sin थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा tf, u sin थीटा इंटू tf इज इक्वल्स टू हाफ g tf का होल स्क्वायर। तो ये एक tf और एक tf कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास बचता है u sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी एफ। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाता है 2u sin थीटा इज इक्वल्स टू जी टी एफ। तो आपका tf निकल जाता है 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना।
तो ये जो हमारा इक्वेशन है TF इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हो गया। इसमें आप एक चीज देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहले अगर आपको नोट डाउन करना है तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? ओके, आप इसमें एक बहुत ही मजेदार बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने जो पहला एक्सप्रेशन निकाला था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आया था TM, है ना, TM जो हमारे पास आया था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो हमें मिला था u sin थीटा अपॉन जी, और हमें जो मिला है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमें मिला है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो आप देख सकते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में हमें जो समय लगा वो था u sin थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट मींस हम O A B ये पूरा कवर अप कर लेते हैं, तो हमें लगता है 2u sin थीटा अपॉन जी, विच मींस यहां से यहां तक पहुंचने में u sin थीटा अपॉन जी, और फिर यहां से यहां तक पहुंचने में u sin थीटा अपॉन जी। कैसे? जब आप u sin थीटा अपॉन जी यहां तक पहुंच गए, हम u sin थीटा अपॉन जी टाइम लगा, और फिर अगर इसमें u sin थीटा अपॉन जी जोड़ते हैं तो हमें 2u sin थीटा अपॉन जी मिलेगा। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम ऑफ एसेंट था, हमारा टाइम ऑफ एसेंट ये बराबर हो जाता है टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड, है ना, फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, इसका जो टाइम था, और फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड, तो ये मैक्सिमम हाइट रीच करने में, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच करने में, और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड रीच करने में, यानी जाने में जो लगा समय, टाइम ऑफ एसेंट टू रीच मैक्सिमम हाइट, एंड फिर टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी दोनों हमारे पास सेम है, क्योंकि ये u sin थीटा अपॉन जी है, और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट में से इसको माइनस करते हैं तो फिर से आपको u sin थीटा अपॉन जी ही मिलेगा, which means टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो कभी कभी ये भी आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है कि when a projectile is fired at an angle theta from the horizontal, then prove that time of ascent is equals to time of descent। तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं आराम से। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बातें कर ली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की, और ये हमारे पास था टाइम ऑफ लाइट। ये प्रूफ करने के लिए आता है कभी कभी कि when a projectile is fired at an angle theta from the horizontal, then prove that time of ascent is equals to time of descent, है ना। तो अगर हमें ये प्रूफ करने आता है तो मैंने आपको बताया आप उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब क्या क्या हमारे पास हो गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास हो गया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हो गया, टाइम ऑफ लाइट हो गया। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, है ना। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का हमें डेरिवेशन करना है h मैक्स। कैसे करेंगे? तो चूंकि मैं हाइट की बात कर रहा हूं और ये फिर से वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, फॉर वर्टिकल मोशन हमारे पास फिर से इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और चूंकि मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay sy, है ना। ओके, vy मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वापस नीचे गिरता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मैक्सिमम हाइट जब ये पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वापस ही नीचे गिरेगा। तो vy यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर। uy तो आपको पता है u sin थीटा हमारे पास है, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay इज नथिंग बट माइनस g वर्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस g, एंड sy इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट। तो इसको हम लिखेंगे hm, ओके, hm या h max हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाता है 0 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस तो लगा रह जाएगा, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g h m, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच एम हमारे पास आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ये हमारा एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट के लिए, एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो ये जो मैक्सिमम हाइट का हमने डेरिवेशन किया है, ये किसके लिए? वर्टिकल मोशन के लिए, है ना। जब हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए किया था तो भी वर्टिकल मोशन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, है ना, तो भी वर्टिकल मोशन के लिए, एंड अगेन मैक्सिमम हाइट भी निकालना है आपको तो वर्टिकल मोशन के लिए। इसको याद रखने का बड़ा एक अच्छा तरीका है। जैसे मैं बात करूंगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर मैक्सिमम हाइट की, तो आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ये मैंने किसमें लिया? ये मैंने लिया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मैंने कहां यूज किया? ये मैंने यूज किया सेकंड में, किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। एंड व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मैंने यूज किया मैक्सिमम हाइट के लिए। यानी कि आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन में, दूसरा अगर आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है वर्टिकल मोशन, और अगर आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट तो अगेन आप यूज करेंगे वर्टिकल मोशन में, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये याद करने का एक ट्रिक हो सकता है, इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो वापस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ओके, अब मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज की, है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज की मतलब मैं डिस्टेंस की बात करना चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, और डिस्टेंस इज इक्वल टू जब यहां से बॉडी यहां पहुंच जाती है तो उसका टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, और ये जो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये u cos थीटा है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की हम बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करेंगे, तो लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास अगेन इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि हमारे पास, आप यूज भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप नहीं भी चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते, डायरेक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो और अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हम हॉरिजॉन्टल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये sx हो जाता है, ये u आपका ux हो जाता है, टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, प्लस हाफ a जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल में होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो u cos थीटा है वो हमारा यूनिफॉर्म है, और अगर यूनिफॉर्म है तो हम इसको जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो हो जाता है इंटू टी स्क्वायर, टी एफ स्क्वायर, है ना, टी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एफ हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो इंटू ये कंप्लीट जीरो हो जाता है। तो एस एक्स, चूंकि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं ओबी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा है आर, तो ये हो गया डिस्टेंस आर। यू एक्स हमारे पास है यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ, और टी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास था 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो 2u इंटू यू, ये u स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम एक साथ लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, है ना, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन जी। और फिर से आपको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि ये जो फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का है, तो इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। क्या फॉर्मूला बना हमारा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो फिर से अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में भी अगर मेरे से हो सका कि आप समझ सके तो मैं सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट आउट करना चाहूंगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है। अब कुछ बातें इसमें और भी है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास वेलोसिटी हमने दिया उसको 10 मीटर पर सेकंड का, है ना, और अगर मैंने इसको वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड का, तो मैं इसको किस एंगल से फेंकूं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करे, है ना। तो अगर गिवन है u, अगर मैं इसको देता हूं सपोज 10, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल 10 cos थीटा, ये 10 sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि मैं इसको किस एंगल से फेंकूं, 75 डिग्री से फेंकूं, 60 डिग्री से फेंकूं, 30 डिग्री से फेंकूं, 15 डिग्री से फेंकूं, है ना, 85 डिग्री से फेंकूं, मतलब कोई भी एंगल जो 90 से छोटा हो। आखिर मैं इसको किस एंगल से फेंकूं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करे, है ना। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने जो इक्वेशन निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहां हम निकालना चाह रहे हैं कंडीशन, है ना, कंडीशन। कौन सा कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला आया है r, वो कितना आया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो ये तो गिवन है u अगर 10 गिवन है तो वो तो कांस्टेंट हो गया, g हमारे पास कांस्टेंट है, तो कुल मिला के डिपेंड सब कुछ इस पे करता है साइन 2 थीटा पे, कि जो साइन 2 थीटा है इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग r आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये साइन है, और साइन में आपको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर यहां मैं साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 रखूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये है कि इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैं 1 रख दूं तो ये r से r मैक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, r से r मैक्स, और ये r मैक्स कितना होगा, u स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है अपॉन g, तो ये u स्क्वायर अपॉन जी, है ना। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है वो आपका होता है u स्क्वायर अपॉन जी, और ये कब होता है, ये तब होता है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो फिर हमारे पास कौन सा एंगल है, ये कंडीशन किस एंगल को सेटिस्फाई करती है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो चूंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, है ना, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं कि 1 जो होता है वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो अगर हम यहां इक्वेट करें तो हमें मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, अगर हम 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, व्हिच मींस r max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g, है ना। तो हमारे पास ये दो चीज आ गई। पहला तो ये हो गया कि हमें साइन 2 थीटा अगर 1 मिल जाए तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाता है तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करे, देन क्लियरली योर आंसर इज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो ये एक आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए स्पेशल केस आता है। एक और इसमें बड़ी अच्छी बात आपको समझ में आएगी, एक इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ओके,
अब मैं बात करूंगा, एक और कंडीशन हमारे पास है, टू एंगल्स है ना, टू एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमारे पास दो एंगल होती है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, आर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, है ना, इफ वी रिप्लेस थीटा बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2, थीटा के प्लेस पे हम लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये आर क्या बन जाता है आपका? तो ये आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा अपॉन जी, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन मिलता है। और फिर से आप यहां पे देखिए साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि 180 माइनस 2 थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस अगर होता तो थर्ड क्वाड्रेंट होता और 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। कैसे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ये 0 और यहां से आते हैं 180, और 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो वो इसमें जाएगा, और 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो इसमें जाएगा, है ना। तो 180 से माइनस हो गया, है ना, यहाँ पे 180 से माइनस हो रहा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 180 डिग्री में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर, ये साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप देख सकते हैं कि थीटा के लिए तो ये वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी थी, लेकिन अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दिया अगर मैंने 90 माइनस थीटा से, तो भी वैल्यू वही रह जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप थीटा एंगल से किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो जितना डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर आप 90 डिग्री माइनस थीटा से करते हैं तो भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करूं और वो अगर 10 मीटर जाए, तो सेकंड हमारे पास एक और कंडीशन है कि अगर मैं 90 माइनस थीटा से करूं, पहले थीटा हमने कितना लिया 30 डिग्री, अगर मैं 90 माइनस थीटा करूं तो 90 माइनस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मैं 60 डिग्री से भी उसको प्रोजेक्ट करूं तो भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और इसको हम आराम से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा कि ये देखिए, है ना, ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक हमारे पास हमने इसको प्रोजेक्ट किया ये 15 डिग्री से, है ना, ये एंगल जो हमारा है मान लीजिए इसको 15 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट किया और ये यहां पे गिरता है। तो 15 डिग्री अगर हमारा थीटा है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 15 75 डिग्री। तो अगर मैं इसको 75 डिग्री से प्रोजेक्ट करूं तो भी ये इसी पॉइंट पे गिरेगा, है ना। अगर मैं ये एंगल कितना लूं 75 डिग्री, तो ये भी ये इसी पॉइंट पे गिरेगा, विच मीन्स इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है फॉर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री ये बराबर होगा। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मैं इसको 30 से फेंकता हूं, है ना, ये मैंने 30 से फेंका, दिस इज 30 डिग्री, तो थीटा अगर हमारा 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30 60। अगर मैं इसको 60 से प्रोजेक्ट करूं तो भी इसका हॉरिजॉन्टल रेंज 30 के लिए और 60 के लिए, है ना, ये एंगल 60 डिग्री,
विच मीन्स 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगा। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं किसी को 40 डिग्री से फेंकता हूं और वो अगर सपोज 8 मीटर जाता है, तो फिर उसको किस एंगल से फेंकूं कि वो फिर से 8 मीटर ही जाए। तो 40 अगर आपका थीटा है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो अगर आप 50 डिग्री से फेंकेंगे तो वापस वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल है। पहला एंगल हो गया आपका थीटा एंड द सेकंड वन इज 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फॉर two angles, that is theta and 90 degree minus theta, horizontal range R will be same, है ना। ये R जो होगा ये सेम होगा दोनों के लिए। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा कि ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे हम निकालते हैं, वो टाइम मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है उसका इक्वेशन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन डेरिवेशन कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए दो कंडीशन हमारे पास है। पहला कंडीशन था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या कंडीशन है, और दूसरा कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल हो सकते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। और मुझे ऐसा फील होता है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छे से आया हो। और अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का मन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें। आगे के वीडियोस के लिए आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, है ना, और वीडियोस की सीरीज आएगी। और अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो वो सीरीज के थ्रू आप फिजिक्स अच्छे समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर जब ये खत्म होगा तो मैं न्यूमेरिकल पार्ट में भी आऊंगा, है ना, जिसमें हम इजी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।